इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सभी। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं, सोमवार का दिन है और ये कार्यक्रम लेकर आते हैं हम आपके लिए फोन इन कार्यक्रम। बता दें, आज आपके साथ हैं, हम आपके साथ ही आरती हूँ मैं, और मैं अश्वनी जी बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का हमारा विषय क्या है। देखिए, विषय बताने से पहले अश्विनी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो किसान मित्र हैं, सारी फसलों के, सारी चीजों के बहुत मेहनत करते हैं और उसके प्रति अपनी वो भी दिखाते हैं अपना कि किस तरह से हम अपनी फसल में कितनी मेहनत करें, किस तरह से वो उसकी जो उत्पादन है वो बहुत बढ़े। लेकिन इसके साथ साथ हमारे किसानों के पास एक पशुधन भी होता है, जिसकी देखरेख का जिम्मा भी उनके ऊपर और वो बहुत प्यार से उनकी देखरेख करते हैं। बिल्कुल, यानी कि किसान मित्रों, अगर हमारा पशुधन स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारी खेती बाड़ी का काम है ना, उसमें विकास होगा। और पशुओं को भी उसी हिसाब से हम और आप चारा देते हैं जिस हिसाब से अपने स्वास्थ्य के प्रति हम सजग रहते हैं। तो पशुओं के लिए हरा चारा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आपको बहुत बेहतर पता है। तो आज का हमारा कार्यक्रम इसी पर आधारित है कि हरे चारे और भुट्टे के लिए मक्का की खेती। जी हाँ, तो मक्का एक बहुत ही अच्छा उत्पाद है और वैल्यू एडिड भी इसमें चीजें की जा सकती हैं। और पशुओं के चारे के साथ साथ अगर हम व्यावसायिक तौर पर मक्का की खेती करते तो उसमें भी हमारे मुनाफे की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। जी हाँ बिल्कुल। और इसकी खेती को और भी उन्नत आप कैसे बना सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान कैसे हो, सारी बातें आज के कार्यक्रम में होंगी। और हमारे साथ आज विशेषज्ञ जुड़े हैं डॉक्टर शंकर लाल जाट जी, जो कि मक्का विशेषज्ञ हैं, पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम। धन्यवाद आरती जी। और क्यों ना हमारे सभी श्रोताओं को अश्वनी फोन नंबर है वो बता दिए जाए सबसे पहले, ताकि वो सीधे जुड़े अपने प्रश्न करें। बिल्कुल, नए हमारे श्रोताओं को हम अपना नंबर बताते हैं 23421081 और हमारे स्टूडियो की दूसरी लाइन है 23421608। दिल्ली से बाहर के जितने भी श्रोता हैं वो 011 दिल्ली का एसटीडी कोड लगाएं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9868868753 पर। इस नंबर को सेव कर लीजिए और मैसेज के जरिए जो भी आप कुछ जानकारी लेना चाहते, पूछना चाहते, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जी, तो पूरी जानकारी आप तक हमने पहुंचा दी है। अब कुछ आपको पूछना है तो आप कॉल कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए और बस हम बिल्कुल तैयार हैं आपकी कॉल्स को अटेंड करने के लिए। साथ ही साथ आप तक सारी जानकारी पहुंचे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और सबसे पहले डॉक्टर साहब यही जानना चाहते हैं आपसे कि हरे चारे की जब हम बात करते हैं, वो भी खास तौर पर जब भुट्टे के लिए, मक्के के तौर पर जब हरे चारे की बात करते हैं, तो इस वक्त क्या फसलों की स्थिति देखी जा रही है कि किस तरह से क्या फसल लगी हुई है या क्या कुछ उसमें करना है? देखिए आरती जी, जो मक्का है पहले खरीफ में होती थी और धीरे धीरे उसका रबी में उत्पादन बढ़ा के बाद लेके फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में जी, उसमें भी काफी वृद्धि हुई है पिछले 2-4 सालों में। पश्चिम उत्तर प्रदेश या केंद्रीय उत्तर प्रदेश, जो कानपुर के एटा और इसके पास में एरिया आता है, तो वहाँ का बहुतायत में मक्का की खेती की जाने लगी है जी। अभी जो फसल लगी हुई है वो किसान भाइयों ने लगा रखी है, या तो दाने के लिए लगा रखी है या हरे भुट्टे के लिए लगा रखी है, क्योंकि अभी टूरिस्ट का सीजन चलेगा ये जी। तो अप्रैल महीने तक लोग बाग, अप्रैल के लास्ट तक हरे भुट्टे के लिए लगाते हैं, ताकि जब बारिश का मौसम शुरू होता है उसी समय अपन देखते हैं कि सड़क के किनारे काफी अपने भुट्टे सेके भुट्टे मिल जाते हैं। और अब मक्का के बारे में हमेशा ये कहा जाता है अब तो कि ये एक ऐसी फसल है जो अपने देश में प्रतिदिन काटी जाती है और प्रतिदिन बोई जाती है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन नहीं काटे और जिस दिन नहीं बोए। तो कहीं न कहीं ये चीज होती रहती है एक साइकिल में। तो जगह, लेकिन शायद क्षेत्र अलग-अलग क्षेत्र चेंज हो जाते हैं, वो तो नेचुरली है। तो ये सब चीज है। तो आप 20 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक आराम से मक्का का बुआई होता है, लेकिन सबसे अच्छा रहता है अगर 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में अगर मक्का की आप बुआई करें तो दाने के लिए अच्छी रहती है। लेकिन कुछ लोग हरे चारे के लिए जो करते हैं वो आप कभी भी बुआई कर सकते हैं। इसकी हरे चारे तक लोग मई के अंत तक भी बुआई करते हैं जी। इसकी हरे चारे में खासियत यह होती है कि इसके अंदर कोई भी दोष नहीं होता है, जैसे किसी भी अवस्था में इसको खिला सकते हैं।
अगर छोटी भी रह गई, बारिश जल्दी आना शुरू हो गई, आप छोटी अवस्था में भी काट के खिला सकते हैं। बड़ी हो गई, बड़ी अवस्था में भी काट के खिला सकते हैं। तो आप मतलब इसको हर अवस्था में इसको काट के खिला सकते हैं। इसकी वजह से इसकी खेती हरे चारे के रूप में भी इस मौसम में की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 35 से 45%, कुछ 45% कहते हैं, कुछ 35% कहते हैं, हरे चारे की देश में कमी है जी। और जिसकी वजह से आपने शुरू में ही बहुत अच्छा बता रहे थे कि भाई ये पशुपालन भी करते हैं, पशुपालन का बिल्कुल बहुत अधिक महत्व है। और स्पेशली इस समय में जिस समय आपकी फसल नहीं होती है, तो इस समय पशुओं का दूध काफी कम हो जाता है, तो हरा चारा उपलब्ध नहीं होने भी उसमें एक मुख्य कारक है जी। तो उसके लिए भी एक बहुतायत में इसकी खेती करते हैं जी। डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़े हैं, पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। नमस्कार जी। नमस्कार सर, स्वागत कार्यक्रम में आपका। जी शुक्रिया। लखनऊ से मैं राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, पूछिए अपना प्रश्न। जैसा कि अभी बता रहे हैं, मक्के में जो हरा चारा होता है जी, तो अगर इसको हम मतलब मक्के में लगाएं तो किस तरह से लगाया जाएगा ताकि जो हमारी मक्का की खेती है वो भी मतलब असर कोई न जाए और हमारा चारा भी हो जाए और अच्छा सा मक्का भी पैदा हो, दोनों चीजों में मतलब कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। इसके बारे में सर जी से जानना चाहता था। जी राजा जी, ऐसा है कि ये पूछना पा रहे हैं द्विप्रयोजनी फसल जिसके अंदर आपका दाना भी नहीं जाए और मक्का भी अच्छा हो जाए। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए हमारे देश में जो पहले मक्का होती थी, 20 वर्ष पहले की बात करें, उसमें पौधा पहले सूख जाता था और भुट्टा बाद में सूखता था। और आज भी हमारे बचपन के दिन याद है जब हम लोग पौधे के अंदर भुट्टा निकाल के फिर उससे भुट्टे को भून के खाते थे आराम से जी। और फसल कट जाती थी अक्टूबर में। तो आप समझ सकते हैं कि उस चीज को नियंत्रित करके पौधा सूख जाता था इसलिए क्योंकि बीमारियां ज्यादा होती थी। उन बीमारियों को नियंत्रित करके हमने इसको उल्टा किया है, जिसमें क्या होगा कि भुट्टा पहले सूखेगा और पौधा बाद में सूखेगा। तो क्या होगा कि आप जब भुट्टा सूख जाता है, भुट्टे का बाहरी कवर जो होता है वो भूरा पड़ जाए या सूख जाए और उस समय भी आपका पौधा बिल्कुल हरा रहता है, तो उसको हम स्टे ग्रीन ट्रेट कहते हैं। और वो ट्रेट हमारी काफी वेराइटी में है, जिसमें आपकी DMRS 14-17 है जी, उसमें बहुत अच्छे से ये ट्रेट है। और उसके बाद 14-10 है, DMRS 14-10 है। SQPM 1 इम्प्रूव्ड जो वैरायटी है उसके अंदर भी है, HQPM 4 इम्प्रूव्ड वैरायटी है उसके अंदर भी है। ऐसी मतलब लगभग अमूमन सारी किस्में ऐसी आने लग गई है जिसके अंदर पौधा पहले हरा रहता है, भुट्टा पहले सूख जाए। तो आप उस समय भुट्टा हार्वेस्ट कर लीजिए और फिर पौधे को रखिए, तो उसमें आपका हरा चारा भी अच्छी गुणवत्ता का पर्याप्त हो जाएगा और भुट्टा भी हो जाएगा। और इससे क्या है, मक्का के दाने की गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, एक और श्रोता जुड़े हैं, जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। अशोक कुमार बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी पूछिए सर अपना प्रश्न। इसमें मतलब यूरिया खाद की मात्रा कैसी रहेगी और इसमें निकाई वगैरह मतलब होगी तो किस तरह होगी? ठीक है अशोक जी, अभी क्या है कि मक्का की जो फसल है उसमें आपको यूरिया खाद की मात्रा में बताएं तो 20 किलो के आसपास आपको जब फसल की बुआई करते हैं, बुआई के समय आपका जो कूड़ बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं दाने की, उसी में ही आप देना चाहिए। या फिर आप अगर मेड़ बना के बुआई कर रहे हैं, मेड़ में अभी ये संस्तुत किया जाता है कि आप नाली के अंदर बुआई करें तो ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि अभी पानी की जल मांग ज्यादा रहती है। इसमें क्या है कि 20 किलो आप बुआई के समय लगा दिया और 30 दिन बाद, अमूमन 30 दिन के बाद आपको 1 बैग यूरिया प्रति एकड़ लगाना है और फिर 45 या 50 दिन बाद 1 एकड़ का लगा, तो कुल मिला के 2 बैग और 20 किलो यूरिया आपको लगता है। बात कर रहे थे अशोक जी कुछ निकाई गुड़ाई की जी। तो अभी बात करें तो मक्का में पिछले 4-5 साल में, 5 साल पहले काफी लेबर लगती थी और आप जानते हैं कि लेबर की बहुत कम स्केसिटी है अपने देश में, कम मिलते हैं, समय पे नहीं मिलते हैं, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। अगर खेती में समय पे अगर आपको लेबर नहीं मिलती है तो उसको बाद में मिलने से उतना फायदा आपको होगा ही नहीं, आपकी फसल ही खराब हो जाएगी। तो इसके लिए काफी अच्छे अनुसंधान करके हम लोगों ने 2-3 केमिकल के नाम बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आप केमिकल पे जाओ, सबसे अच्छा है कि आप जुताई पानी लगा के अच्छे से जोत के खेत को और उसके बाद बुआई करें और 1 महीने बाद पहला पानी दें, तो आपके जितने भी खरपतवार है वो वैसे ही कंट्रोल हो जाएंगे। 1 महीने बाद देना है, इससे आपका पौधा भी मजबूत बनेगा और खरपतवार भी जमेंगे नहीं जी। अगर आप रसायनों की बात करें, अगर आपको पहले पानी देना पड़ रहा है, कभी कभी ये होता है कि जल्दी से सूखने लगती है मिट्टी और पौधा अच्छे से नहीं जम पाता, तो हमें 15 दिन पे पानी देना पड़ता है पहला पानी।
15 दिन में जब पहला पानी देते तो उसमें ज्यादा खरपतवार उगते हैं। उसको नियंत्रण करने के लिए टोप्रामेजोन करके एक रसायन है, 30 ग्राम उसका 1 एकड़ में, या टेम्बोट्रिन 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ये आप डाल सकते हैं। वो आपके लगभग सारे तरह के खरपतवार मार देंगे। 4 से 6 पत्ती के जब खरपतवार होते हैं एक समय आप डालें, मक्का की फसल पे बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा और वो आपके बाकी सारे खरपतवार को मार देगा। अगर आपके खेत में मोथा ज्यादा है तो आपको हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल डालना है। हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल डालना है, वो भी लगभग 25 से 30 ग्राम 1 एकड़ का डलता है और वो आपके मोथे को बिल्कुल जड़ से सूखा देगा, अच्छे से उसका सर डॉक्टर साहब पहचान किस तरह से क्या मोथा उसमें साइप्रस होता है, उसके अंदर नीचे गांठ होती है जी। संकड़ी पत्ती का खरपतवार होता है, नीचे गांठ होती है और एक छोटा सा कभी कभी तना भी निकलता है उसके अंदर, चौकोना तना होता है और उसके अंदर फूल आते हैं। और जो भी किसान भाई खेती करते हैं इसको बड़ा मुश्किल से नियंत्रण में करते हैं। अगर आप आज मोथे को उखाड़ के जाएंगे, उखाड़ना बड़ा मुश्किल, 7 गांठें होती है इसमें जी, वो जमीन में रहती है, एक हाथ जुड़ी रहती है, तो 7 बार अगर आप उस पौधे को गांठ सहित निकालते हो तब जाके आपके खेत से मोथा खत्म होता है। तो सब काफी मुश्किल काम है, तो इसकी रोकथाम हमारे किसान मित्र कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ पहले से इसकी तैयारी, जैसे कि आप बता रहे हैं, पहले ही कर ले, या अगर हो गया किसी में तो तब भी कर सकते हैं? तब उसमें 4 से 6 पत्ती के ऊपर आपको ये हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल जो मैं कह रहा हूँ केमिकल, उसकी आपकी अच्छे से छिड़काव करना है। और दूसरा ये है कि उस समय आपके खेत में नमी बना के रखना है जी। जैसे आपने छिड़का यहाँ तो उस समय नमी होनी चाहिए, या छिड़कने के बाद आप पानी दे दीजिए और पानी दे दीजिए, आपको 6 से 7 दिन में बिल्कुल पीला पड़ने लगेगा और आप देखना कि 15 दिन में बिल्कुल एकदम सूखा देगा इसको जी, जड़ से सूखा देगा जी। डॉक्टर साहब कॉलर जुड़े हुए हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं, जान लेते क्या कहना चाहते हो। हेलो, नमस्कार जी, बब्बन यादव कुंड प्रताप गढ़ जी। बब्बन जी पूछिए अपना प्रश्न। डॉक्टर साहब जो मोथा के लिए बता रहे हैं, मोथा की जड़ जब तक उसका ट्यूमर नहीं निकलता तब तक मोथा जाता नहीं। मीरा 71 में डाला था, मीरा 71 डाल के दवा, उसके बाद था, लेकिन फिर ज्यादा 15-20 दिन फिर उसका वो भी आया था, निकल आया था फिर। बबन जी ऐसा है, लगभग यही करते हैं किसान की, जब डालते हैं और डालने के बाद फिर खेत को चला देते हैं। तो देखो सारे मोथे तो एक समय नहीं उगते हैं, कुछ होते हैं जिनके उग गया। अब 7 की बात, गांठ की बात कर रहा हूँ मैं, उसके वो 1-2 गांठ तक जाता है, वो उसकी पत्तियों पे डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट जो उगा हुआ है उसको तो खत्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद भी आपका नहीं उगेगा, जो उगना होता है वो एक परत में होता है, जितना मोथा एक ही बार में उग जाता है। और उसको अगर आपने खत्म कर दिया और मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं किया, दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर मिट्टी को डिस्टर्ब करेंगे तो नीचे की गांठें ऊपर आ जाएगी जी। जब नीचे की गांठें ऊपर आ गई तो जो बब्बन जी कह रहे हैं वो चीज रहती है, आपके वापस आने की उसकी संभावना बन जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक बार जब ये दवाई जो मैंने बताई है वो आपको जब भी छिड़कनी है, उसके बाद आप उसको खेत को डिस्टर्ब नहीं करें। मिट्टी को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो वापस ये गांठ आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब अगले कितने दिन तक डिस्टर्ब नहीं करना है? आपको जरूरत ही नहीं है, क्यों करते हैं आप? अच्छा, बिल्कुल कभी नहीं करनी उसको, जब तक ये एसेंशियली जरूरत है। जैसे आप पानी देने के लिए काट रहे हो जमीन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आप मिट्टी को ऐसे ही कि भाई मैं खरपतवार को निकालूं, ऐसे काम के करूं, तो उसमें अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका जो आपने दवाई में पैसा लगाया है वो भी चला जाएगा और वापस वो चारा आने लग जाएगा। तो जब भी आप चारा मारने की दवाई जो खड़ी फसल में डालते हैं, उसके बाद आप मिट्टी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें, मेड़ नहीं चढ़ाएं, कुछ भी जरूरत पड़े आप करें ही नहीं। हाँ जी, डॉक्टर साहब काफी महत्वपूर्ण आप जानकारी दे रहे हैं और इसी क्रम में आइए एक और श्रोता से बात कर लेते हैं। गोपाल बात कर रहे हैं जी। गोपाल जी बताइए। ये जो मोटा अनाज होता है तो इसमें क्या ये मक्का भी मतलब माना जाता है कि मक्का मोटा ही अनाज होता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मक्का को मोटा अनाज मानते हैं, लेकिन जो न्यूट्री सीरियल और मिलेट है ना उसमें नहीं गिना जाता है। मक्का आता था मोटे अनाज में। अपने देश में अगर देखें तो जो मोटा अनाज का उत्पादन होता है उसमें काफी सिग्निफिकेंट पार्ट मक्का का होता है। आज 50-60 मिलियन टन के आसपास मक्का उत्पादन टोटल मोटे अनाज का है, उसमें 34 मिलियन टन मक्का का है। तो मक्का क्या है, अपने आप बढ़ रहा है जी। तो बाकी जो जितने भी हैं उनका एरिया क्षेत्रफल कम है, उनको खाने में भी ज्यादा उपयोग किया जाता है। मक्का की अगर बात करें तो मक्का पूरे देश में जितनी पैदा होती है उसमें 80 से 85% तक आप उद्योगों में जाती है जी, ठीक है। और 7% का और भी प्रसंस्कृत उत्पाद बनता है और 12-13% ऐसा डायरेक्ट खाने में जाती है। डायरेक्ट खाने में ये उपयोग कम है जी। तो इसीलिए जो भी भारत सरकार ने यूएन में जाके ये प्रपोज किया कि हम अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न अब कहेंगे जी, श्री अन्न वर्ष जो मिलेट वर्ष मनाएंगे, उसके लिए हमने प्रस्ताव रखा। तो वो उनके लिए रखा जो मक्का के अलावा जो मोटे अनाज है, जिसमें आपका जवार है, बाजरा है, कोदो है, कुटकी है, रागी है,
और ऐसी चीजें। जी जी जी। तो और चीना है, ऐसी चीजों को रखा है। जी डॉक्टर साहब, अब बात मोटे अनाज की या कहीं मिलेट्स की छिड़ी गई है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि पूसा में भी इससे जुड़ा हुआ कुछ आयोजन होने वाला है, तो मिलेट्स के एक बार पोषक तत्वों पर भी और साथ ही जो होने वाला है एक कार्यक्रम, उसके ऊपर भी आप कुछ बताएं हमें। देखिए, जो मिलेट है जिनमें हम बात कर रहे थे अभी, वो मिलेट के दाने बहुत छोटे होते हैं और ये वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ बाकी फसलें नहीं होती है। जी। बहुत कम पानी में उगते हैं और प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं और मानव के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने विटामिन हो गए, फाइबर होते हैं, रेशे, जी, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र अच्छा बना रहता है। फिर कैल्शियम की मात्रा, कुछ ऐसे मिलेट है जिसमें रागी है और कैल्शियम की मात्रा बहुतायत में होती है। बाकी सब जो अनाज हम खाते हैं उससे 3-4 गुने से भी ज्यादा वो जो चीज होती है, वो चीज आपको बाकी जगह नहीं मिल सकती है। तो उस चीज को अपने खाने के लिए भी अच्छी है, प्रकृति के लिए भी अच्छा है, ठीक है, और आपको कम खर्चे में उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे इनको थोड़ा खाना बनाने में मुश्किल होता है, रोटी बनाने में, तो आप जानते ही हैं कि तो अपनी प्लेट से बाहर चला गया। उगाना भी मुश्किल है क्योंकि छोटे दाना होते हैं, है ना। तो और फिर ऐसी वजह से जब ये बाहर जाने लगे हमारी प्लेट से, और प्रकृति के लिए अच्छे, सबके लिए अच्छे हैं, और वो किसान उसको खेती करना छोड़ने लगे, तो फिर हम भारत सरकार ने ये कहा कि विश्व के लिए हमारी तरफ से एक तोहफा है जी, क्योंकि विश्व का लगभग 50% से आसपास ही भारत पैदा करता है जी, अभी भी इतना कम होने के बाद है। तो विश्व के लिए हमारी तरफ से एक उनकी पोषक सुरक्षा के लिए हमारी तरफ से एक तोहफा है। जी। तो ये बात करके हम लोग ने इसको राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रहे, जो इसके ऊपर जितने भी इसके प्रसंस्कृत उत्पाद बना सकते हैं, क्योंकि अब यह है कि इसको घर में जाके रोटी बना के खाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लोगों को बनाना नहीं आता, ठीक है। तो जब बनाने नहीं आता तो इसमें क्या है कि जैसे मिक्स कर लिया आपने आटे को, हाँ जी, ठीक है, इसकी कुछ आटे की ऐसी क्वालिटी भी होती है कि जल्दी खराब होता है, उसकी रेंसिडिटी को कम करने के लिए पूसा के अंदर काम हो रहा है, ताकि वो आटा ज्यादा दिन तक आपका चल सके, उस जीन को साइलेंट करके। बाकी तो पोषक तत्व ऐसे रहेंगे जी। पूसा में इसके अंदर बहुत ज्यादा अलग तरह के, जैसे हम रोटी बना सकते हैं गेहूं की, ऐसी रोटी बनाने का भी उसमें काम हुआ है जी। तो उसमें कुछ बीट का ग्लूटीन है, वो मिला के बाजरे की, इसकी रागी की आप रोटी बना सकते हैं जी। तो और हाल ही में अभी प्रथम जो ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, पूसा में 18 से 19 तारीख को जी, उसके अंदर भी ये पूरा 2 उसके मुख्य उद्देश्य है। एक तो जितने भी ये श्री अन्न है, अभी इनको भारत सरकार की तरफ से श्री अन्न का नाम दिया गया है, क्योंकि इनकी पोषक तत्वों को ध्यान रखते हुए, जिसको भगवान खाते थे जी, ऐसा श्री अन्न नाम देके जितनी उत्पादकता बढ़ानी है, और दूसरी उस पर चर्चा होगी मूल्य संवर्धन कैसे करना है जी। मतलब उससे डिफरेंट प्रोडक्ट, आपके बिस्किट, कुकीज और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनमें जो कन्वेंस फूड होते हैं, उसमें आपकी मैगी है, उसके पास्ता है और बाकी तमाम तरह की जो चीजें हैं जिसको हम यूज करते हैं गेहूं से बना के, उनमें कैसे मिलेट को डालें, तभी वो थोड़ा उसका मार्केट साइज बढ़ेगा, आधुनिकता का वो रूप ले सकता है, आधुनिकता का रूप ले सकता है, और इस सोसाइटी के जो बदलते परिवेश में वो एक शामिल हो सकता है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर चर्चा होगी और पूरे देश भर से नहीं, पूरे विश्व भर से भी इसमें लोग आएंगे जी, और इसके ऊपर चर्चा करेंगे कैसे इसकी उत्पादकता बढ़ाएं, दूसरा उसका मूल्य संवर्धन बना के आदमी को कैसे खिलाया जाए जी। तो 2 चीज के ऊपर काफी गहन चर्चा होगी। 18 से 19 तारीख का ये कुछ प्रोग्राम जी, बिल्कुल घर घर मिलेट्स पहुंच जाए, ऐसा अब भारत सरकार ने ठाना है, ताकि हर व्यक्ति पोषणता उस तक पहुंच जाए। और आज तो हम बात कर रहे हैं हमारे पशुओं की भी पोषक तत्व उन तक पहुंच जाए। चलिए, कार्यक्रम किसान की बात आप सुनते रहिए, आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। जी, आप जुड़े हुए हैं FM गोल्ड के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम किसान की बात। आज बात हो रही है हमारे प्यारे पशुओं के लिए। जी हाँ, हरे चारे और भुट्टे के लिए मक्का की खेती।
बात हम सब कर रहे हैं, लेकिन बात पशुओं को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि हरा चारा मिलेगा तभी वो उनका स्वास्थ्य जो है वो भी बहुत उत्तम रहेगा। इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शंकर लाल जाट जी, जो कि मक्का विशेषज्ञ हैं। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, एक नाम जिसका जिक्र भी आपने शुरुआत में भी कहा था, साइलेज। अब उसका जब अर्थ आपसे मैंने जाना था तो आपने एक बहुत ही अच्छा सा उसका मुझे अर्थ बताया था कि जिस तरह हम लोग अचार खाते हैं उसी तरह से हमारे पशुओं का भी ये आचार समझ लीजिए आप। तो इसके बारे में कुछ बताइए, और क्या इसकी गुणवत्ता या महत्व है इसका हमारे पशुओं के लिए, और इसका किस तरह से हमारे जो पशु है उनको फायदा पहुंचेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही है। इसको पशु का साइलेज या पशु का आचार कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब मक्का भुट्टे दूधिया दाने से थोड़ा सा आगे की तरफ जाती है, ठीक है, जैसे मक्का मूछ आती है उसके बाद में 20 से 25 दिन बाद काटते हैं और काट के पूरी कुट्टी बना के और एक बैग में, आजकल बैग में पैक करने लगे, पैक करके रख देते हैं। 45 दिन बाद वो आपका सड़ जाता है और वो आपका बनता है, उसे कहते हैं साइलेज। ठीक है। अब जो ये साइलेज बनता है इसमें क्या होता है, 2 चीज की पूर्ति होती है। जैसे हम हरा आम नहीं खा सकते हैं पूरे साल, तो इसलिए हम जब हरा होता है उसको काट के और अचार बना लेते हैं, फिर खाते हैं तो आम जैसा ही उसके अंदर गुण रहते हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर हरा चारा के गुण रहते हैं। और दूसरा, हरा चारा जब आपका ऐसे सड़ जाता है तो उसकी जो पोषक तत्व है वो ऐसे घुलनशील हो जाते हैं, पौधा जो भी पशु खाता है उसको, तो उसकी बॉडी में ज्यादा लगता है। उसके अंदर जितना वो खाएगा उतना ही उसके अंग लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात है, हम जब इसको मक्का को दाने के सहित इसमें लगाते हैं तो मक्का में जो पशु को बांटा देते हैं, पशु आहार देते हैं, वो चीज देते हैं, तो उस चीज में भी आपका पूर्ति करती है। तो आपको एक बांटा देने की जरूरत नहीं है, पशु आहार देने की जरूरत नहीं है, दूसरा आपको हरा चारे की जरूरत नहीं है, तीसरा यह है कि उसमें जितने पोषक तत्व मिल रहे हैं वो आपको बिल्कुल घुलनशील मिल रहे हैं, जो पशु को ज्यादा मिलते हैं। और इससे अभी आप देखेंगे कि इसका मक्का का जो साइलेज बनना है, 4 साल पहले अपने देश में कोई बंदा बनाता था, वो साइलेज जमीन के अंदर पिट बना के बनाते थे। उसमें क्या होता था कि उसको खोलते थे तो आपने देखा होगा कि फफूंदी आ जाती है, जैसे अपने अचार में आती ना, उसमें भी खोलते हैं तो पिट को, बड़े पिट को खोलेंगे तो फफूंदी आ जाती है। तो आजकल 50, 100 किलो, 500 किलो की बैग बना रहे हैं। उस बैग को जितना पशु है उस हिसाब से खोल लो, खराब नहीं होता। तो पहले इतना खराब होने की वजह से कुछ जगह ही प्रचलित था, लेकिन अभी अपने देश में मणिपुर से लेकर तेलंगाना और पंजाब हरियाणा में तो एकदम बहुत तेजी से बढ़ा है जी। और जब आप बात करें तो लगभग 0.5 मिलियन टन हमारे यहाँ साइलेज का मार्केट था ऐसा जी, और अभी लगभग 4 मिलियन टन का है, और ये 25 मिलियन टन के आसपास तक का बताया जा रहा है आने वाले 5 सालों में। इतनी तेजी से बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है कि क्योंकि इससे फायदा हो रहा है किसानों को। उसकी गाय का मतलब 2-3 फायदे किसान बताते हैं। एक तो जो उनके दूध में उतार चढ़ाव आता है सीजन की वजह से जी, खाना चेंज होने की वजह से, वो नहीं आता क्योंकि पूरे साल उसको एक ही तरह का खाना मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, और वो उसको ना दस्त लगते हैं ना और कोई चीज लगती है जी। दूसरा यह है कि मक्का के अंदर अच्छी फैट की मात्रा होने से दूध के अंदर फैट भी बढ़ती है, और तीसरा अच्छे पोषक तत्व मिलने से दूध भी बढ़ता है जी। तो 3 चीजें एक मुख्य बताई गई इस साइलेज की वजह से। इसी वजह से ये मार्केट में अगर बात करें 2 साल पहले, 3 साल पहले किसानों के घर तक वो 5 रुपए किलो में जा रहा था। जैसे पंजाब में पैदा हुआ, राजस्थान में 5 रुपए किलो मिल रहा था, आज पंजाब से ही 8 रुपए किलो जा रहा है। किसान को वहाँ 10 रुपए 11 रुपए में वो ले रहा है, तभी तो वहां से जा रहा है जी जी। तो मेरे कहने का मतलब ये मार्केट बहुत ही लुक्रेटिव है और अच्छा मार्केट बन के उभरा है, और इससे लाइव स्टॉक सेक्टर को एक बहुत बड़ा बोन है, बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है जी। तो जल्दी से डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि इसको तैयार कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई, या इसके लिए किसी खास प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है? देखिए, पहले जो साइलेज बनाते थे वो साइलेज बनाते थे उसमें ज्यादा पौधों की संख्या रखते थे एक पास में। अभी जो साइलेज बनाना है आपको मैक्सिमम 6 से 8 पौधे 1 स्क्वायर मीटर में रखने हैं। जितनी भुट्टे की साइज अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका साइलेज बनेगा। जो दाने वाली फसल होती है, हरे भुट्टे वाली फसल होती है, उसमें भुट्टे की साइज अच्छी आ जाए उस समय करना है। दूसरा यह है कि जब आपको हार्वेस्ट करना है तो आपके जो पौधे हैं उसमें मॉइस्चर की परसेंट ज्यादा ना हो, 70% से ज्यादा नहीं हो, उस समय आप हार्वेस्ट करके और उसी समय कटाई करके और अनएरोबिक कंडीशन में जिसमें हवा नहीं हो, हवा रिक्त स्थान में पैक कर दे, 45 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। 2 साल तक आप रख सकते हैं इसको जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी दी आपने, और उम्मीद है इसका हमारे जितने किसान मित्र हैं सभी जरूर फायदा लेंगे और अपने पशुओं को खूब अच्छे से हरा चारा गर्मियों में भी चाहे दूसरे रूप में हो लेकिन उपलब्ध हो जाएगा, और वो उसका पोषक जो पोषण है वो चीज बना रहेगा। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर शंकर लाल जाट जी, मक्का विशेषज्ञ, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
और साथियों, अब फिलहाल कार्यक्रम किसान की बात से मेरा आरती का और साथ ही मेरा अश्वनी का विदा लेने का समय हो चला है, तो आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।